और चले विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी जानकारी के साथ ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें। सपा नेता आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई है। रामपुर विधानसभा सीट अब खाली हो गई है। रामपुर विधानसभा सीट अब खाली हो गई है। बड़ी खबर स्पीकर सतीश महाना ने निर्देश दिए हैं सदस्यता रद्द करने को लेकर। आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में ये कार्रवाई उनके ऊपर की गई है। बीते दिन ही इस मामले में दोषी करार दिया गया था एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से, और उसके बाद यह तय माना जा रहा था और आखिरकार अब स्पीकर सतीश महाना ने भी इस बात को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। कल कोर्ट ने दोषी करार दिया था सपा नेता आजम खान को और उसके बाद अब उनकी विधानसभा से सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। 3 साल की सजा इस पूरे मामले में आजम खान को बीते दिन सुनाई गई है दोषी देने के बाद, और उसके बाद आज सपा नेता आजम खान की विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई। आपको बता दें कि हेट स्पीच का यह पूरा मामला था जिसमें कार्रवाई की गई है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आजम खान की विधायकी रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का यह निर्णय इंसाफ पर आधारित नहीं है। आवाम ने उनको चुनकर भेजा है, इसलिए आवाम ही इसका अधिकार हासिल करती है। मौलाना ने कहा कि आजम खान इस वक्त मुश्किलों में हैं और वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक लीडर हैं। अखिलेश यादव को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर मोहम्मद आजम खान साहब आजकल मुश्किलात का शिकार हैं और परेशानियों में मुब्तला हैं। इसलिए इस मुश्किल दौर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को चाहिए कि उनके साथ में खड़े हों, उनके शाना बशाना खड़े होकर के उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए तहरीक, आंदोलन या तदबीरें इख्तियार करें। तो आजम खान को ही इस सजा को लेकर केशव देव मौर्य का बयान सामने आया है। इस बयान में केशव देव मौर्य ने आरएसएस पर आरोप लगाया है। केशव देव मौर्य का कहना है कि दुर्भाग्य है कि आजम खान को 3 साल की सजा हुई, उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई। बाबा साहेब के द्वारा इस देश के एक संविधान दिया गया था, लेकिन संविधान को तोड़ मरोड़ कर 2 कानून बना दिए गए। आरएसएस के इशारों पर काम करने वालों के बयान से दंगा हो जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए, लोगों की हत्या हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ऐसा काम करती है जिससे उनकी सजा ना हो। इस देश में बाबा साहेब के बनाए गए कानून की धज्जियां आरएसएस के इशारे पर उड़ाई जा रही हैं। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उसमें हेट स्पीच के मामले में भाजपा के एक नेता को सजा हुई, लेकिन मात्र 150 रुपए की सजा। ये अर्थदंड केवल न्यायपालिका ने लगाया। हमारा संविधान इजाजत नहीं देता कि हम न्यायपालिका पर उंगली उठाएं, लेकिन न्यायपालिका में पुलिस की अहम पैरवी होती है, पुलिस का रिपोर्ट होती है, पुलिस की कहानी और थ्योरी मानी जाती है, साक्ष्य माने जाते हैं। तो साक्ष्य उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार अपने विरोधियों के हिसाब से गढ़ती है। जब घटना हुई थी, एक भाजपा के नेता बलात्कार के आरोप में उनके ऊपर आरोप लगा, तो आरोपी को दंड देने, जबकि आरोपी का वीडियो था मसाज कराते हुए, उनको न सजा देकर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करके उन्हें बल्कि पीड़िता को जेल भेज दिया गया और उन्हें थोड़े दिन बाद बाइज्जत बरी कर दिया गया और बाइज्जत बरी करने वाले जज को इनाम मिल गया। और वहीं गायत्री प्रजापति जी के मामले में कोर्ट ने और पुलिस ने जो रचा, जबकि पीड़िता चिल्लाती रही कि मुझसे करवाया गया इस तरह की बात, मुझसे कहा गया फंसाने के लिए, उल्टे पीड़िता को ही जेल भेज दिया गया। तो कुल मिला के इस देश में बाबा साहब के कानून की धज्जियां आरएसएस के इशारे पर उड़ाई जा रही हैं और इसमें न्यायपालिका, न्यायालय तो अंधा माना जाता है, इसलिए उसकी आंख पे पट्टी बंधी होती है। पुलिस जो थ्योरी बनाती है, पुलिस जो साक्ष्य इकट्ठा करती है, उसी हिसाब से कार्रवाई होती है। पुलिस जब एफआईआर ही नहीं दर्ज करेगी
पुलिस जब थ्योरी ही नहीं बनाएगी, पुलिस जब साक्ष्य इकट्ठा नहीं करेगी तो सजा नहीं मिलेगा। जिससे सजा दिलानी उसमें फर्जी कहानी, फर्जी आरोप पत्र, फर्जी साक्ष्य इकट्ठा किए जाते हैं। ताजा घटना मैंने कई बार उठाया कि आगरा में बलात्कार हुआ, कई बार बयान लिया गया या सीओ ने बयान लिया, कोर्ट में बयान हुआ, लेकिन उसके बावजूद एफआईआर नहीं दर्ज की गई। छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया, छेड़छाड़ का, उसमें भी 1 दिन में जमानत दे दी गई। तो इस देश में दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को एकजुट होना पड़ेगा, उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनके जीवन में जो कष्ट हैं उनका निवारण केवल एक तरीके से हो सकता है कि राजनीतिक रूप से संसद और विधानसभाओं पर एक अकेले कब्जा करें, बिना किसी सहारे के कब्जा करें, आरएसएस से दूर होकर कब्जा करें। आरएसएस के कई हाथ हैं, उनसे जब तक दूरी बनाकर स्वतंत्र रूप से कब्जा नहीं किया जाएगा तब तक इस देश में दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिल सकता है, उचित न्याय नहीं मिल सकता। तो आजम खान के केस से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। बड़ी और अहम खबर, आजम की विधायकी रद्द होने पर मौर्य का बयान सामने आया है। लखनऊ से बड़ी खबर ट्वीट करते हुए उन्होंने निशाना साधा है, जब भी होंगे उपचुनाव कमल खिलेगा। बड़ी जानकारी, रामपुर उपचुनाव में कमल खिलने का दावा किया गया है। आजम की विधायकी रद्द होने पर यह बड़ा बयान आपको बता दें। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, रामपुर उपचुनाव में कमल खिलाने का दावा मौर्य की ओर से किया गया है। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपको बता दें कि बीते दिन इस पूरे मामले में सजा का ऐलान किया गया। दोषी करार देने के बाद रामपुर उपचुनाव में अब कमल खिलाने का दावा किया गया है। दरअसल आज ही इस पूरे मामले में उनकी विधानसभा से जो सदस्यता है उसे रद्द कर दिया गया है और इसके बाद अब उपचुनाव होंगे और इसको लेकर दावा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिवाली और भाई दूज का पर्व मनाने के बाद वापसी की भीड़ से ट्रेनें खचाखच हैं। यात्रियों को वेटिंग के टिकट भी नहीं मिल पा रहे। वहीं बिहार और पूर्वांचल की ओर जाने वाली ट्रेनों में छठ मनाने के लिए जाने वालों की खासी भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में रोडवेज की बसें लोगों को बिहार की ओर भेजने में मददगार साबित हो रही हैं। यूपी में 2563 फेस्टिवल स्पेशल बसों का संचालन किया जा रहा है। शुक्रवार को कैसरबाग, चारबाग, कमता और आलमबाग बस अड्डे से सामान्य बस सेवाओं के अलावा फेस्टिवल स्पेशल बसों से हजारों लोगों को भेजने का प्रबंध किया गया। दिवाली और भाई दूज खत्म होने के बाद एक तरफ जहां लोग वापस जा रहे हैं, दूसरी तरफ छठ पूजा के लिए भी बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, जिनके पूरे यूपी में परिवहन निगम ने 2563 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय किया है और ये बसें लगातार खड़ी कर दी गई बस अड्डों पर। जो लोग जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे उनके लिए बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं और लोगों को घर भेजने का पूरा काम किया जा रहा है। खुद अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बसों की किल्लत न होने पाए इसके लिए वो लगातार ड्राइवर और कंडक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर देख रहा हूँ कि लाइन से बसें खड़ी कर दी गई हैं। जैसे जैसे जिस इलाके के लोग जाने के लिए तैयार मिलते हैं तुरंत बसें रवाना की जा रही हैं। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। मौका था गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट पर केंद्रीय माल और सेवा कर आयुक्तालय की तरफ से बनाई गई घाट पर सीढ़ियों के लोकार्पण का, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मेयर आशा शर्मा, नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौर, साहिबाबाद के बीजेपी से वरिष्ठ विधायक सुनील शर्मा मौजूद थे। जहां मंच से संबोधित करते हुए हिंडन नदी की स्वच्छता और दुर्दशा के बारे में अवगत कराते हुए सुनील शर्मा विधायक ने कहा कि वो 2007 से इस हिंडन नदी को स्वच्छ कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, मगर सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद लगातार हिंडन नदी को स्वच्छ करने के लिए जोर दिया गया। मगर सुनील शर्मा विधायक ने आरोप लगाया कि उनकी ओर से नगर निगम, जल निगम, आवास विकास सभी अधिकारियों से हिंडन नदी के स्वच्छता को लेकर सवाल किए गए, मगर आज तक कोई जवाब नहीं मिला और न ही हिंडन नदी स्वच्छ हो पाई। साथ ही सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि जब हमारी सरकार में हिंडन नदी स्वच्छ नहीं हो सकती तो किसी और सरकार में कैसे हो पाएगी।
मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी की मेयर शर्मा ने अपना बचाव करते हुए कहा कि हिंडन नदी का पानी स्वच्छ है। मेरी बात बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मन दुखी होता है, पीड़ित होता है कि इस नदी में हम गाजियाबाद के लोग नहाने के लिए आया करते। महिलाएं सुबह सुबह जब कार्तिक नहाती हैं, कुछ माह का महीना स्नान का धार्मिक आयोजन होता है कि कार्तिक में सुबह नहाना है, तो गाजियाबाद बहन जी मेयर साहब तो यहीं पैदा हुई है, मैं तो गाँव से आया, इन्हें मेरे से ज्यादा पता। महिलाएं सुबह सुबह 4 बजे गीत गाती हुई आती थी और हिंडन में स्नान करके पवित्र नदी के रूप में जाती। तब हम सफाई करते हैं, उसके बाद जब कभी मेरा तो अक्सर दिन में 5 बार इस सड़क से जाना होता है, और जब मैं यहाँ देखती हूँ कि यहाँ कूड़ा जलता होता है और खुद लोग आके यहाँ कूड़ा फेंकते हैं, इतना समझा लिया, सामने हमारा मुक्ति द्वार है, मोक्ष द्वार है। कुछ लोगों का एक ऐसी परंपरा है, कश्मीर समाज से जो होते हैं कि वो बॉक्स में लाते हैं और सारा सामान दस्ताने से टोपी तक सब यहाँ छोड़ जाते हैं, जबकि हमने अलग अलग कपड़ों के लिए छोटा गहरा गड्ढा बनाया। हम सुधरे तो जब सुधरे, कुछ हमें भी तो इनिशिएटिव लेना है, हम भी तो आगे बढ़े। लेकिन गाजियाबाद अपने आप में बहुत अच्छा है और सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है। हम जरूर इस बात को ध्यान में रखेंगे और विधायक जी से कहते हैं कि अब हमारी सरकार है, वो जो 10 साल आपने हमारा इस प्रश्न को उठाया प्रश्न काल में, उसको दोबारा भी उठाइए और जहां हम लोगों की जरूरत पड़े हम लोग आपके साथ चलेंगे। और एक सुर से हम लोग एक निर्णय लेते हैं कि हमें पुरानी हिंडन यानी कि पुरानी हरनंदी, इसका नाम हरनंदी हुआ करता था। नहीं, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ऐसे कोई एलिगेशन नहीं लगाया गया। ही वाज जस्ट एक्सप्रेसिंग कि 2007 से 2022 तक भी इसमें कोई ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। और विधायक जी ने और उसके बाद महापौर मैम ने स्वयं बताया कि जैसे रुड़की से लेके ये आती है नदी और आगे जाती है, तो एक सभी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के कंसर्टेड एफर्ट की ज़रूरत है, जिसमें प्रमुख तौर से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स फुली फंक्शनल रहें, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज ट्रीट होके ही नदी में जाए, तो इसको मेंशन किया जा रहा था। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की, जहां प्रतापगढ़ पहुंचे मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान अधिकारियों के उदासीन रवैये से मंत्री नाराज हो गए। साथ ही कहा कि निषाद समुदाय को हर सुविधाओं का लाभ मिलेगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए संजय निषाद ने कहा कि कांग्रेस नाटकबाज है, असल में कांग्रेस और बसपा दोनों जीरो हैं। हम लोग अलायंस पार्टनर हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, उसी तरीके से त्रेता में भगवान राम पे क्लेम तो हम लोग 80 सीट तो 80 लड़ते हैं। क्लेम आपस में क्लेम थोड़ी बनता है, हम लोग मित्र हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं। आपने देखा होगा कि 2017 में 1 सीट जीता था, 2015 में 15 सीटें दी और 11 सीट जीता और 1 मंत्रालय भी दिया आपने, और इनके लिए बजट में हिस्सेदारी दी, दिल्ली से 20,000 करोड़, उत्तर प्रदेश में भी निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना सब दिया। निषाद राज के किले को बहुत बड़ा ऐतिहासिक रूप से निषाद भगवान राम निषाद राज, तो ये चीज़ें अब समाज के लिए सब कुछ मिल रहा, तो सीट भी मिलेगा सम्मानजनक, वो 2024 आएगा। हम लोग सब पर मिलते हैं। हम लोगों का एक फार्मूला है कि भाई भोजन भरी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है। मतलब कमल में मोदी योगी के बाद डॉक्टर संजय को देखकर बटन दबाते हैं मछुआ समुदाय के लोग, और भोजन भरी थाली में भाजपा के लोग भी मोदी योगी के साथ डॉक्टर संजय को देखकर दबाते हैं। तो ये हम लोग सब पर मिलकर लड़ते हैं और हम 2024 की तैयारी करते हैं। तो वहीं लखीमपुर खीरी में उपचुनाव के मद्देनजर एसएसबी और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराए जाने को लेकर पुलिस और एसएसबी के जवान मार्च करते हुए अधिकारियों ने लोगों से बात कर बिना किसी डर के मतदान करने के लिए कहा गया। साथ ही उपचुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। तो वहीं बाराबंकी में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि आज विधायक और सांसद अधिकारियों के पैर छू रहे हैं, उनके पास बिल्कुल भी जिगरा नहीं है, जिसकी वजह से आज नेता छात्र राजनीति, विद्यार्थी परिषद और आंदोलन से नहीं निकल रहे। ऐसे नेताओं की संख्या काफी कम हो गई है। आज लोग डायरेक्ट आकर सांसद विधायक बनने लगे हैं।
आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप के बड़े भाई अशोक सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे बृजभूषण शरण सिंह। तो वहीं कुशीनगर में सपा के पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह ने डीएम एसपी पर गंभीर आरोप लगाया है। राधे श्याम सिंह ने साजिशन सुरक्षा हटाने का आरोप लगाया और कहा कि सभी मिलकर किसानों के मुद्दे पर चुप रहने का दबाव बना रहे हैं। साथ ही कहा कि हत्या होने पर डीएम एसपी की ही जिम्मेदार होंगे। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज अधिकारी ही दबा रहे हैं। धारा 144 लगा है, आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं। आए दिन कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज आंदोलन करते हैं, रोज मीटिंग करते हैं, रोज सम्मेलन करते हैं, कोई उसका परमिशन नहीं लिया जाता है और उस सम्मेलन में मीटिंग में अधिकारी खुद मौजूद रहते हैं। धारा 144 का परमिशन भी लेने के लिए हम लोग देते हैं कि हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग सकारात्मक बात को उठाना चाहते हैं तो वो अनुमति नहीं देते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था कि विपक्ष भी कोई सकारात्मक मुद्दों पर आवाज उठाता है तो सरकार उन मुद्दों पर विचार करेगी, उसका समाधान करेगी। क्या 44 करोड़ बकाया ये सकारात्मक पहल नहीं है? क्या चीनी मिल को चलाना ये सकारात्मक पहल नहीं है? कुशीनगर जिले में इससे बड़ा कोई इस समय तत्कालिक सकारात्मक मुद्दा नहीं है, लेकिन जिला अधिकारी और कुशीनगर के देखने से कोई इनके ऊपर ये सकारात्मक। तो वहीं दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पार कर चुका है। तो वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर प्रदूषण स्तर 400 की भी पार है। एनसीआर की हवा में लगातार घुल रहे प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन समेत कई और भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर बीपी त्यागी का कहना है कि मौजूदा समय में प्रदूषण के कई कारक हैं। दिल्ली एनसीआर में वाहनों और आसपास के राज्यों में जलाई जा रही पराली, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला प्रदूषण और कंस्ट्रक्शन वर्क आदि प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। आतिशबाजी से प्रदूषण बढ़ गया है, ये कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई मुख्य कारण हैं। मौजूदा समय में हवा की सुस्त रफ्तार के चलते भी प्रदूषण छट नहीं रहा है। 12 घंटे एटलीस्ट बाहर रहते हैं और कोई स्कूल में ऐसी सुविधा नहीं होती है कि वहाँ फिल्टर लगे हैं या कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, या जो ऑफिस वगैरह हैं उनमें कुछ ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है, कोई फिल्ट्रेशन वगैरह का कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसे में इस एज ग्रुप को ज़्यादा नुकसान होता है और उसको और ज़्यादा नुकसान होगा जिसको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि कोविड के इन्फेक्शन वजह से हमारे जो फेफड़े की झिल्ली है वो पहले ही सिकुड़ी हुई है। अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसके लिए ये और भी ज़्यादा नुकसानदायक है, यानी ये सोने पे सुहागा है।